हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पूरा एनालिसिस। हर क्वेश्चन को बाइफरकेट करके एक एक प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जिससे बेसिकली आपका ना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। आपको लगेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन करने के बाद कि भाई जो जो डॉट्स हमारे कनेक्ट होने रह गए थे ड्यूरिंग रिविजन या फिर पहली बार समझते समय, वो आपके अभी यहाँ पर सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं फोकस रखूँगा उन चीज़ों के ऊपर जो एग्जाम में आप गलती कर सकते हो, किन किन पॉइंट्स को मिस किया जा सकता है इजीली और किन किन पॉइंट्स में कंफ्यूज होते हैं लोग। तो उन सब पॉइंट्स को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो सब कुछ समझने से पहले हम देखते हैं कि भाई सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में हमारा कंटेंट बेसिकली ब्रॉडली क्या था, किस किस चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करते थे। तो भाई हमारा चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी। ये एक बेसिक चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है ये पूरे के पूरे सिलेबस का। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास कि भाई सप्लाई पहली बात तो होती क्या है, ठीक है, और किन किन चीज़ों पे जीएसटी लगेगा, किन किन चीज़ों पे नहीं लगेगा और किस किस मैनर में यहाँ पर लगेगा, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें कि सप्लाई क्या होती है, तो हमने देखा था कि भाई कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन का होना उस चीज़ को सप्लाई बनाता है। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला देखा था हमने। उसके बाद हमने इनके अंदर काफ़ी सारे एड-ऑन्स भी पढ़े थे, जैसे कि आपका कि भाई किन किन केसेस में कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी सप्लाई मान लिया जाएगा, या किन किन केसेस में कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ तब भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम क्वेश्चन के थ्रू ऐसे आगे रिवाइज करते हुए चलेंगे। साथ ही हमने देखे थे इस चैप्टर के अंदर सप्लाई को कंसिडर करते हुए 3 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तो भाई ये किस किस चीज़ों में बात करते थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 हमारा बात करता था कि भाई कौन कौन सी चीज़ों में कंसिडरेशन ना होने पे भी, कंसिडरेशन ना होने पे भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। शेड्यूल 2 हमारा बात करता था कि भाई गुड्स किसको बोलेंगे और सर्विसेज किसको बोलेंगे। गुड्स की और सर्विसेज की हमने बात की थी कि हमने एक बेसिकली थोड़े से एग्जाम्पल देखे थे कि भाई किन किन चीज़ों को गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा और किन किन चीज़ों को सर्विस की कैटेगरी में रखा जाएगा। इन चीज़ों को यहाँ पर हम समझ के चला था हमने। ठीक है, शेड्यूल 3 के अंदर हमने बात की थी कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास यहाँ पर सप्लाई नहीं बनेगी, सप्लाई नहीं बनेगी। तो बेसिकली मैंडेटरीली कब बनेगी, कब गुड्स या सर्विसेज में बाइफरकेट होगी और कब बनेगी ही नहीं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। और एट द एंड हमने देखा था कि सप्लाई किन किन टाइप की हो सकती है। एक तो आपकी सप्लाई हो सकती है कॉम्पोजिट सप्लाई, डिफरेंट सप्लाईज़ के अंदर। एक तो आपकी आएगी कॉम्पोजिट, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक आपका आएगा मिक्स्ड। दोनों के अंदर एक बेसिक एलिमेंट क्या था, कॉम्पोजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ थी कि भाई प्रीडोमिनेंट सप्लाई का होना था, कि कोई एक सप्लाई जो है वो आपकी प्रीडोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट, और जो सेकंड सप्लाई है वो आपकी सपोर्टिव इन नेचर है, एक्सिलरी इन नेचर है। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो प्रीडोमिनेंट थी उसका जो रेट था वो आपका पूरे के पूरे जीएसटी के ऊपर लगेगा। मिक्स सप्लाई में क्या था कि भाई हाँ, दूसरी चीज़ एक ये कि भाई ये नेचुरली बंडल्ड भी चीज़ें थी। मेन इंग्रेडिएंट क्या था, नेचुरली बंडल्ड। ठीक है, अब मिक्स्ड क्या था, इसका उल्टा, कि भाई जो चीज़ नेचुरली बंडल्ड नहीं है उसको ज़बरदस्ती एक बंडल क्रिएट किया गया है सेल करने के लिए, तो वहाँ पर हम किसी एक सप्लाई को नहीं देखते थे। वहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 अलग अलग किन भी रैंडम चीज़ों को उठा लिया, जैसे कि चॉकलेट उठा ली, कोई शेविंग क्रीम उठा ली, या फिर कोई चिप्स का पैकेट उठा लिया, और फिर कोई जूस ले लिया, और फिर पानी की बोतल ले ली। तो 5 अलग अलग चीज़ें जिनका एक्चुअल में आपस में कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, तो भाई उन केसेस के अंदर उनको मिक्स माना जाता है और वहाँ पर इन 5 में से जो हाईएस्ट रेट होता है वो हम लेते हैं।
तो ये तो था बिल्कुल ब्रॉडली, अगर मैं बात करूँ तो ओवरव्यू। तो इन्हीं 3 हिस्सों में ये चैप्टर बटा हुआ है। सबसे पहले सप्लाई, और सप्लाई क्या होती है क्या नहीं होती, और क्या क्या उन सब चीज़ों की, इसके इंग्रेडिएंट्स के जो आपकी एक्सेप्शंस हैं उनको देखेंगे। उसके बाद सप्लाई किन किन में बटी हुई है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। फिर आपके पास आता है कि सप्लाई क्या क्या होती है, एक तो कंपोजिट होती है, एक मिक्स होती है, नॉर्मल तो होती ही है। तो भाई उसको किस तरीके से हम डील करेंगे। तो ये तो है चैप्टर का ओवरव्यू। और डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैं आपको वीडियो के साथ लिंक ऐड कर दूंगा, जिसमें आप मेरी डिटेल्ड वीडियो पे, जिसके अंदर मैंने इस पूरे पूरे चैप्टर को समझाया है, उसको आप समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मेघराज एंड कंपनी विशेज टू कमेंस बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेविबिलिटी ऑफ CGST, SGST, UTGST या IGST। अब देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले समझना इंपॉर्टेंट है ये कहना क्या चाह रहा है, ये पूछ क्या रहा है। ये पहली बात तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या है, इसका सप्लाई करना रेडीमेड गारमेंट्स को, ठीक है। और सेकंड पार्ट में ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बट स्टिल हम समझ के चलेंगे कि भाई इसने पूछा क्या है कि भाई जीएसटी के अंदर इसका जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है, सप्लाई करना। और इस पे लगेगा क्या, CGST लगेगा, SGST लगेगा, UTGST लगेगा या IGST लगेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, मेघराज है जो कि विद इन पंजाब का मतलब क्या है कि भाई वो पंजाब का है, तो वो पंजाब में ही बिजनेस कर रहा है और साथ के साथ दिल्ली एंड हरियाणा में भी कर रहा है। तो जो पंजाब का बिजनेस हुआ वो इंट्रा स्टेट हुआ और दिल्ली एंड हरियाणा का बिजनेस इंटर स्टेट हुआ। तो इंटर स्टेट के केस के अंदर आपके पास IGST लग जाएगा और इंट्रा स्टेट के केस के अंदर आपके पास CGST एंड SGST लग जाएगा। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर आंसर करना है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, उसका सप्लाई करना। टैक्स की लेवेबिलिटी क्या आएगी, तो इंटर स्टेट में IGST एंड इंट्रा स्टेट के अंदर CGST एंड SGST। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हमारे में बात करता है दामोदर प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है। इसके फैक्ट्स को हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं कि भाई एक दामोदर है जो कि रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, सॉरी इसको अलग से नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं दिल्ली का, ठीक है। ये बंदा दिल्ली का है। प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इस ब्रांच। अब ये क्या कर रहा है, ये अपनी ब्रांच को कुछ गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जो कि है कहां पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन यहां पर नहीं है। तो भाई हमारा मेन इंग्रेडिएंट तो यहां पर कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। सो दैट गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच, यानी कि ये चाहते क्या है कि भाई ब्रांच से हमारी सेल हो जाए टू कस्टमर्स। तो बेसिकली इनकी इंटेंशन ये है कि जब दामोदर ने अपनी ब्रांच में भेजा, दैट इज नॉट सेल, ब्रांच आगे बेचेगी, दैट विल बी सेल, ठीक है। हम ये फैक्ट समझ गए, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजैक्शन दैट विल बी अंडरटेकन बाय इट वुड नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड। अब क्या ये कंपनी सही है, कंपनी क्या कह रही है कि भाई यहां पर जब दामोदर ने ब्रांच को सामान भेजा, दैट इज नॉट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई तो हम बाद में करेंगे कस्टमर्स को, जिसको हम बेचा माना जाएंगे। लेकिन जो कंसिडरेशन की एक्सेप्शन है, कंसिडरेशन ना होने पे भी सप्लाई माना जाता है, वो ये बात करता है कि भाई आप भले ही अपनी ही कंपनी में दूसरे आपके स्टेट में किसी को भी सामान भेजते हो तो उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी नाम से माना जाता है, डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो भाई अगर आप अपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को किसी और स्टेट में आप अपना सामान बेच रहे हो तो वो डीम डिस्टिंक्ट मानी जाएगी और उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे उसमें कंसिडरेशन हो चाहे ना हो। तो बेसिकली आपको आंसर किस तरीके से करना है कि ऑल्दो सप्लाई कंप्लीट होने के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन हाउएवर से आप शुरू करोगे और फिर आप आंसर करोगे कि लेकिन डीम्ड डिस्टिंक्ट को एक एक्सेप्शन में रखा गया है कि भाई अगर आप अपनी डीम्ड डिस्टिंक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एक किसी पार्ट को, ब्रांच को वो सामान भेज रहे हो तो दैट विल कम अंडर सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो इसको आंसर किस तरीके से किया गया है यहाँ पर, तो भाई एज पर शेड्यूल 1 रेड विद सेक्शन नंबर 7(1)(c। सेक्शन नंबर 7(1)(c) बात करता है किस चीज़ के बारे में, आपकी जो डेफिनेशन है जिसमें हम कंसिडरेशन
प्लस बिजनेस की बात करते हैं, और शेड्यूल 1 बात करता है आपका सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन के बारे में, सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो भाई इन दोनों को अगर आप कोट करोगे तो अगर मान लो ये चीज़ 2 मार्क्स की है तो आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, शेड्यूल 1 के साथ जो सप्लाई की डेफिनेशन है उसको। तो भाई सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business is deemed as supply even if made without consideration। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाता है। तो बेसिकली अब आप समझ गए हो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कि भाई हमें पहले बताना है सेक्शन 7 की डेफिनेशन, कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो देखो कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं बनती, लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर ये चीज़ कही जाती है कि रिलेटेड पर्सन हो और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो, उसको अगर आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपका सप्लाई ये बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन हमारा किस बारे में बात करता है, पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, पहले ही बोल दिया कि भाई टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। इट इंक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। तो देखो इसमें तो साफ ही पूछ लिया कि भाई ऐसी कोई चीज़ें हैं क्या। अपने पृथ्वी एसोसिएट्स है, वो आपके पास आया, उसने आपसे आके क्या पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बनती है क्या। तो आप क्या बताओगे, आप उसको शेड्यूल 1 एज इट इज़ लिख के सामने दे दोगे कि भाई ये ले शेड्यूल 1 पढ़ ले, जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है ये तेरे पे अप्लाई हो जाएगी अगर इस टाइप की कोई सेल कर रहा है तो हम भी उस पर नज़र मार लेते हैं। पृथ्वी ने पढ़ लिया तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो भाई ये क्या कह रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें, देखो अगेन यहाँ पर भी वही सी चीज़ है। पहले सेक्शन 7 के बारे में बताया गया कि सेक्शन 7 क्या बोलता है कि भाई कंसिडरेशन और बिजनेस होना चाहिए, लेकिन शेड्यूल 1 ये भी बोलता है हमें, शेड्यूल 1 ये भी बोलता है कि इन चीज़ों के केस में कंसिडरेशन नहीं भी होगी तब भी आपका वो बन जाएगा। तो शेड्यूल 1 आपने अच्छे से कर रखा है, आपको एज इट इज़ शेड्यूल 1 में जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक लिस्ट एज इट इज़ उठा के यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, तो भाई जैसे परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन, जो हमने अभी क्वेश्चन किया पिछला वाला वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 कह सकता हूँ। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप है, और ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला पॉइंट है जहां पर रिलेटेड पर्सन से आप इंपोर्ट कर रहे हो इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज लिख देने हैं जो आपने पढ़ रखे हैं अपने स्टडी मटेरियल के अंदर या फिर अपनी किसी भी बुक से। तो ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है कॉम्पोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अभी हमने समझा क्या समझा कि भाई कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, कि जिसमें प्रीडोमिनेंट सप्लाई होती है कोई एक और दूसरी उसकी ऑक्सिलरी होती है। ठीक है, तो हम उसमें रेट कौन सा लगाते हैं, प्रीडोमिनेंट का। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि भाई कंपोजिट सप्लाई क्या होती है जिसके अंदर आपका हाईएस्ट रेट लगता है। ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है मिक्स्ड की। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मिक्स सप्लाई के अंदर होता है वो, आप गलत कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हो। तो यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कंसिडरिंग टैक्स लाइबिलिटी अंडर द कॉम्पोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई भी बोलते हैं उसको, तो उसको यहां पर लेके चला जाता है। तो यहां पर देखो ये अब साथ के साथ देखो दोनों चीज़ें बताओगे कि भाई जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर देखो 2 पार्ट में एक तरह से बट गया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहली बात तो जिक्र किया कॉम्पोजिट सप्लाई का, और दूसरा उन्होंने बोला उस कॉम्पोजिट सप्लाई को गलत बता के मिक्स्ड सप्लाई का। तो आपको क्या करना है कि दोनों कॉन्सेप्ट्स को टच करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इन्होंने बोला कि यार कॉम्पोजिट सप्लाई पे हाईएस्ट रेट लगता है, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हाईएस्ट रेट तो इस पे लगता है, तो आप सिर्फ ये लिख दो कि नहीं यार हाईएस्ट रेट तो मिक्स सप्लाई पे लगता है, तो वो अधूरा क्वेश्चन आंसर होगा आपका। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बताना होगा कि देखो भाई आपने 2 कॉन्सेप्ट छेड़े हैं, मैं दोनों को क्लैरिफाई करता हूं, मुझे आता है मैं बताऊंगा। आपको ऐसा करना है एग्जामिनर के सामने, एग्जाम में आंसर लिखते समय। तो आपको सबसे पहले बताना है कि भाई कॉम्पोजिट में तो देखो प्रीडोमिनेंट या फिर प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है। ये जो आप बात कर रहे हो क्वेश्चन में, जो आपने बेवकूफ़ों वाली बात की है, उसमें वो तो मिक्स सप्लाई के साथ होता है भाई, कॉम्पोजिट में नहीं होता। तो ये आपको समझा के इस तरीके से बता के आपको वहां पर चलना है, तो आपको इसके एग्जैक्टली पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, यहां पर कोई गलती नहीं होगी।
तो क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई किन किन चीज़ों को यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर किन किन कॉन्सेप्ट्स को टच किया जा रहा है, उन हर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिख के आना होगा। ओके, रेलिवेंट चीज़ों को, ऐसे नहीं कि सब कुछ लिखने लग जाओगे आप। अब यहाँ पर भी देखो ना, कॉम्पोजिट पे ऐसे तो पूरा एक पैराग्राफ बन सकता है, लेकिन इन्होंने एक लाइन में सिर्फ टैक्स की बात हुई थी, तो टैक्स के रेफरेंस में जो रेट की डिस्कशन थी वो बता दिया कि भाई प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, फालतू बातों में नहीं घुसे। तो आपको कंटेक्स्ट देखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय उसका कंटेक्स्ट एनालाइज करना है कि किस बारे में बात हो रही है। वो बात हो रही है रेट के बारे में, तो रेट को टच करते हुए दो कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहे हैं, एक आ रहा है कॉम्पोजिट और एक आ रहा है मिक्स्ड। तो आपको दोनों के बारे में बता के चलना है कि भाई कॉम्पोजिट तो प्रिंसिपल का लगता है कॉम्पोजिट में तो, और मिक्स्ड में लगता है हाईएस्ट का। तो आपने क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा पूछा है, तो हमने सही बता दिया आपको, ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन में आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना कि भाई किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर करना है, ये आपके बड़े क्वेश्चंस पे भी काम आएगा, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, title as well as possession both need to be transferred for a transaction to be considered as supply of goods। ठीक है भाई, गुड्स का सप्लाई माना जाने के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं, गुड्स का सप्लाई माना जाने के लिए टाइटल और पोजेशन दोनों का ट्रांसफर होना जरूरी है क्या? ठीक है, ये शेड्यूल 2 के अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, सॉरी मैंने यहां पर आंसर से शुरू कर दिया, यहां पर वापस चलते हैं, सस्पेंस खराब हो गया सारा का सारा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजेशन इज, सॉरी देखो वैसे कुछ खराब नहीं हुआ, सेम पहली लाइन ही क्वेश्चन की लाइन थी, शायद तभी मैं कंफ्यूज हो गया। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो क्वेश्चन वही है कि भाई गुड्स का सप्लाई माने जाने के लिए उसके अंदर टाइटल और पोजेशन का ट्रांसफर होना जरूरी है क्या? तो द आंसर इज यस। जो हमारा शेड्यूल 2 है वो इसी बारे में बात करता है। वो अब आया ना खुश होके बीच में, शेड्यूल 2 इसी बारे में बात करता है कि भाई गुड्स क्या बनेंगे और सर्विसेज क्या बनेंगे। तो वो यही कहता है कि अगर आप टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पोजेशन दे रहे हो, तो आप गुड्स को एक तरह से यूज करने देने के लिए आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि वो जो सर्विस पूरी हो जाएगी तो गुड्स आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको इसी तरीके से आंसर करना है कि जी हाँ, टाइटल और पोजेशन दोनों का ट्रांसफर होना जरूरी है। शेड्यूल 2 हमें यह बताता है कि भाई उसको सप्लाई ऑफ गुड्स तभी माना जाएगा जब आप उसमें टाइटल भी ट्रांसफर कर रहे हो। एडिशन में आपको मैं 2 पॉइंट और बताता हूं जो यहां पर आपको मेंशन करने हैं। वो क्या है आपका, एक तो आता है देखो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसमें टाइटल जब आप अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ट्रांसफर होता है, लेकिन सेल्स आपकी बुक्स में तभी आ जाती है, जीएसटी तभी लग जाता है उसके ऊपर, तो उसको गुड्स ही माना जाता है। ठीक है, दूसरा बात आती है आपके पास, एक तो अप्रूवल वाला बात हो गई, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है हायर परचेज। हायर परचेज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, भले ही पेमेंट बाद में आ रही है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि पेमेंट जब आगे धीरे धीरे करके दोगे तब आपको पोजेशन मिलता है। ठीक है, बेसिकली हायर परचेज के अंदर क्या होता है आपके पास कि आपने आज कोई चीज़ परचेज की, जैसे कि मान लो आप हो, ये है सप्लायर और ये है रेसिपिएंट। ठीक है, अब इसको चाहिए थे गुड्स, बट इसके पास अभी सारे पैसे नहीं है, तो जो भी गुड्स मशीन, इसमें मान लो जैसे नॉर्मली फैक्ट्रीज में मशीन्स वगैरह बड़ी एक्सपेंसिव जो होती हैं वो लिए जाती है, तो मशीन इसको लेना था जो कि गुड्स में आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो भाई इस रिसिपिएंट को चाहिए थी मशीन, बट इसके बाद अभी पैसे नहीं है, इसको पैसे देने हैं इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके। तो सप्लायर ने क्या बोला कि चल ठीक है भाई ले जा मेरे से मशीन, ठीक है, और धीरे धीरे करके पैसे दे दियो। तो जब ये पैसे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे पैसे आ जाएंगे, तब इसको एक तरह से कंप्लीट ओनरशिप मिलेगी इसकी। बट जो सेल का नेचर है, जो इस सेल की का जो रूट नेचर है वो क्या है कि गुड्स का सप्लाई होना, कि इवेंचुअली टाइटल भी ट्रांसफर होगा, बट अपॉन द कंप्लीट पेमेंट, तो ये इस चीज को सर्विस नहीं बना देगा, ये गुड्स था और ये गुड्स ही रहेगा।
तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसमें 6 महीने के अंदर अंदर आपको बताना होता है कि भाई मैं रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ, वापस करना होता है, तो उसको सेल मान लिया जाता है। तो भाई बाद में जाके भी उसको सेल ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, तो आज भी उसको उसके ऊपर गुड्स का रेट ही लगेगा। तो यहाँ पर दोनों ये दो चीज़ें बस एक सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन है, अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ टाइटल होगा तो ही आपका सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो यही किया गया है इसके अंदर भी। पहले तो आपको बता दिया कि भाई हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ शेड्यूल 2 बताता है, बट इन और साथ में इसमें बोल दिया इन सम केसेस पोजेशन मे बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली बट टाइटल मे बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट। पोजेशन अभी मिल गई, टाइटल बाद में मिलेगा। कौन कौन से केसेस के अंदर? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और हायर परचेज एग्रीमेंट्स के अंदर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Examine whether the following activities would amount to supply under section number 7 read with schedule 1। बहुत आसान है, आपको बस यहाँ पर एक एक आइटम को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि भाई ये गुड्स है या ये सर्विस है। तो भाई आप मेरे बताने से पहले एक बार खुद करेंगे, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और मैं साथ साथ यहाँ पर आपको अब बताता हूँ। ठीक है, तो भाई सुलेखा मैन्युफैक्चर हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। Both these establishments are registered in respective states. Finished goods are sent from factory in Delhi to the Mumbai depot without consideration so that same can be sold from the depot. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? डीम्ड डिस्टिंक्ट वाला ही जो हमने पहला क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमें पता है हमें क्या आंसर करना है कि डीम्ड डिस्टिंक्ट है तो उसको कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। ओके, रमन इज एन आर्किटेक्ट, सॉरी यहाँ पर शेड्यूल 1 है, ये जो क्वेश्चन है ये शेड्यूल 1 की बात कर रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल 2 की बात करेगा। तो फिलहाल हमें बताना है कि इसको सप्लाई मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो गुड्स है या फिर नहीं है। ठीक है, तो भाई पहले केस में तो आपका हो गया। दूसरे केस के अंदर आपका आता है रमन एक आर्किटेक्ट है चेन्नई में। ठीक है, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंडन इज अ वेल नोन lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute. तो यहां पर देखो ये क्या है? लंदन की पार्टी है। ठीक है, लंदन में लॉयर है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन क्या ये, अब हमें देखना है, देखो इंपोर्ट हर केस में, इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको अच्छे से समझाता हूं कि ये है आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के थ्रू आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना बस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब यहां पर हो क्या रहा है? अगर मान लो दो केसेस हैं, ठीक है, एक तो होता है आपका बिजनेस में और एक होता है आपका पर्सनल पर्पस। ठीक है, तो अगर आपका मान लो बिजनेस में है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है, और साथ में कंसिडरेशन भी है, तो भाई जीएसटी यहां पर लग जाएगा। ठीक है, पर्सनल पर्पसेस के अंदर अगर मान लो आपका इंपोर्ट है और प्लस कंसिडरेशन भी है तो लग जाएगा आपका जीएसटी। ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, देयर इज नो कंसिडरेशन बट पर्सनल पर्पसेस है, तो भाई चाहे आपका आप रिलेटिव से लो चाहे किसी से भी लो, आपका यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, यहां लेकिन अगर मैं बिजनेस में बात करूं तो देखो बिजनेस है और कंसिडरेशन है तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आपका भाई बिजनेस है बट कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस है बट कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये जो आपने सर्विस ली है ये किसी रिलेटिव से ली है, तो भाई मान के चलेंगे कि आपने कैसे ना कैसे उसको रीपे कर ही दिया होगा, तो भाई यहाँ पर आपका ये जीएसटी यहाँ पर लग जाएगा, इट विल बी लायबल टू जीएसटी। तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि भाई पर्सनल पर्पस में सिर्फ और सिर्फ तभी जीएसटी लगेगा जब कंसिडरेशन पे की गई है। ठीक है, बिजनेस पर्पस में लेकिन कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी जीएसटी लग जाएगा अगर वो रिलेटिव पर्सन से आपने वो सर्विसेज ली है तो। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको पुट करना है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर क्या पूछा गया है, देखो रमन एक आर्किटेक्ट है चेन्नई में, उसका ब्रदर है लंदन में, उससे उसने सर्विसेज ली है अपने फैमिली डिस्प्यूट के लिए, तो ये बिजनेस में नहीं है और इसके अंदर कंसिडरेशन भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर ली गई है।
ठीक है। और दूसरी बात देखो, आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ब्रदर जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, ब्रदर इज नॉट अ रिलेटिव, बट स्टिल पर्सनल पर्पजेज के लिए लिया है, कंसिडरेशन मिसिंग है, तो यहाँ पर इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई? तो भाई तब क्या होगा? तो भाई बिजनेस यूनिट था इसका, यानी कि फैमिली में डिस्प्यूट हटा दिया, बिजनेस यूनिट के लिए इसने लीगल सर्विसेज ली थी, बट क्या यहाँ पर कंसिडरेशन है? नहीं है। क्या वो रिलेटिव है? नहीं है। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो नहीं लगेगा। दैट्स इट, आपका यहाँ पर ये आंसर बन जाता है। ओके, अब इसको देखते हैं आंसर किस तरीके से किया। आई होप अभी आपको समझ में आ गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। तो मेनली आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट का कोई भी पॉइंट दिखा, यानी कि एक पार्टी बाहर है, सप्लायर बाहर है, रिसिपिएंट यहाँ पर है, तो आपको इंपोर्ट का पॉइंट देखते आपको पहली चीज़ क्या करनी है, आपको ये देखना है कि वो बिजनेस पर्पज़ है या नॉट फॉर बिजनेस पर्पज़ है। अगर बिजनेस पर्पज़ है तो आपको ये देखना है कंसिडरेशन है या नहीं। अगर कंसिडरेशन है तो जीएसटी लग जाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है और वो रिलेटिव पार्टी भी है तो यहाँ पर आपका जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है। सेम पर्सनल पर्पज़ में अगर आप देखोगे तो भाई जीएसटी नहीं लगेगा अगर मान लो आप पे कंसिडरेशन यहाँ पर मिसिंग है, तो रिलेटिव है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो भाई इसका आंसर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 6, यस, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो भाई शेड्यूल 1 यहाँ पर देखो, पहला था डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, जो पहला क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी, एज इट इज़ रिपीट हो रही है यहाँ पर। सेकंड पार्ट शेड्यूल 1 में ही बात करेंगे। तो भाई रिलेटेड पर्सन है, रमन हैज़ रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर, हाउएवर Raman and his brother cannot be considered to be related as Raman's brother is a well-known lawyer and so not wholly and mainly dependent on Raman। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि ब्रदर जो है, ब्रदर तभी आपकी डेफिनेशन में आएगा, रिलेटिव की डेफिनेशन में तभी आएगा जब वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट है। तो नॉर्मली होली डिपेंडेंट नहीं है तब तक ब्रदर रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। तो यहाँ पर सिंस ही इज़ अ बिग लॉयर इन लंडन, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट तो नहीं होगा ना तुम्हारे ऊपर, तो यहाँ पर आप फेयर अजम्पशन यहाँ पर ले सकते हो। फर्दर रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज पर्सनल मैटर एंड नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, रिलेटिव होता नहीं होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है और पर्सनल मैटर है, तो यहाँ पर आपका ये सप्लाई नहीं बनेगा, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है। फिर आता है हमारे पास लास्ट पॉइंट, इन द अबव केस इफ रमन हैज़ टेकन एडवाइस विद रिगार्ड टू द बिजनेस यूनिट। ठीक है। तो भाई तो यहां पर भी सीधी सी बात है कि भाई देखो, यहां पर प्रोवाइडेड विदाउट कंसिडरेशन एंड सच सर्विसेज हैव नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। तो देखो ना, यहां पर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं। तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला लेके चलना है कि भाई देखो, अगर पर्सनल पर्पज है, ठीक है, मैं सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर पर्सनल पर्पज है तो कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं है तो उसके बाद के सारे फैक्टर मेरे लिए इररेलेवेंट हैं। वो भाई है नहीं है, चाचा ताऊ डिपेंडेंट वगैरह जो मर्जी हो, कुछ मर्जी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहली चीज़ पर्सनल पर्पस देखूंगा और मैं देखूंगा कंसिडरेशन है या नहीं। कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, नहीं है तो नहीं है, वहीं पर बात खत्म, चैप्टर क्लोज। अब हम बात करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। तो भाई बिजनेस पर्पज में दो सिचुएशंस आती हैं, कंसिडरेशन होगा या कंसिडरेशन नहीं होगा, कंसिडरेशन है या फिर नो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, बात ही खत्म, टेंशन नहीं, हमें पता है बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है तो सप्लाई बन गया। लेकिन कंसिडरेशन अगर नहीं है बट पार्टी रिलेटेड है, पार्टी रिलेटेड है, तो आपका सप्लाई बन जाएगा। दैट्स इट, आपको ये मंत्रा बस याद करके चलना है और उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई गलती आपकी नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल नंबर 3। क्या क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो भाई यहाँ पर ये बताना है हमें कि सप्लाई शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई बनेगी या सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। तो यहाँ पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी योर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ बाय डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एज नो लॉन्गर टू बी पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। तो भाई गुड्स बेच रहा है, परमानेंटली बेच रहा है, तो भाई सीधी सी बात है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो भाई पहले पार्ट में आपका ये है सर्विस,
दूसरे में ऑब्वियसली आपका गुड्स, तीसरे में राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इसने आंसर ही कर दिया आपने क्वेश्चन में ही, ऑब्वियस ही बात है, सर्विसेज, ये तो हमें पता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। इस पूरी की पूरी सेंटेंस को एक वर्ड में बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं? हायर परचेज। तो ये हायर परचेज ट्रांजैक्शन की बात हो रही है और अभी हमने डिस्कस किया है कि हायर परचेज की ट्रांजैक्शन क्या होगी? गुड्स। तो भाई आपको इसको तो बस वन वर्ड में आपको आंसर करना था कि भाई सर्विस गुड्स, बात खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेम क्वेश्चन रिपीट। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या कुछ ट्रांसफर हो रहा है? टाइटल ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, टेम्परेरी वर्ड आ गया स्टार्टिंग में, तो क्या है ये? सर्विस। एनी, ऐसे लिख देता हूं, सर्विस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। क्या गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं? नहीं, प्रोसेस, ट्रीटमेंट ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी ट्रीटमेंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, गुड्स के ऊपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो इट इज व्हाट? इट इज सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ऑब्वियसली यही डेफिनेशन में ढूंढ रहे होते हैं हम, तो ठीक है भाई, इसको गुड्स, बात खत्म। सप्लाई, सर्विस एंड गुड्स, दैट्स इट। Next question, the goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of services. Examine the validity of statement. क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? कितनी बार पढ़ेंगे हम? तीसरी बार अब पढ़ रहे हैं सेम चीज़ को, हायर परचेज को सर्विस बोल रहे हैं, बताओ क्या ये बात वैलिड है? नहीं, हायर परचेज इज नॉट सर्विस, हायर परचेज इज सप्लाई ऑफ गुड्स, पढ़ चुके हैं हम बार बार। ओके, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। अब मजा आएगा, ये डेडिकेटेडली क्वेश्चन आ गया हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। तो भाई यहां पर हम क्या कर रहे थे, हमने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा, अब यहां से एक एक चीज को उठा के उसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस। तो क्या हुआ? पर्सनल पर्पस, पहला फैक्टर मुझे मिल गया। अब मैं क्या देखूंगा? कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, वरना नहीं है। तो ढूंढते हैं, लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर रेचल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, द अमाउंट पेड है, कंसिडरेशन है, तो ये सप्लाई बन जाएगी, बात खत्म। तो मैंने बस क्या देखा? पर्सनल पर्पज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन है ना, तो सप्लाई है। चलो, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर, अगेन फिर से ब्रदर आ गया बीच में, मिस्टर वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी। होली डिपेंड, ये देखो ये सेंटेंस आया, होली डिपेंडेंट ऑन मिस श्रीनिधि। पहले वो डिपेंडेंट नहीं था, पहले क्वेश्चन में जब हमने देखा डिपेंडेंट नहीं था, यहाँ पर डिपेंडेंट है, तो ये रिलेटेड पार्टी हो गया। लेकिन सिंस ये इस पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, ये रेजिडेंस यानी कि पर्सनल पर्पस। तो अब पर्सनल पर्पस है तो हम सिर्फ दूसरी चीज़ क्या ढूंढेंगे? हम रिलेटिव ढूंढेंगे? नहीं, हम ढूंढेंगे कंसिडरेशन है या नहीं। तो भाई कहाँ है? डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन। तो क्या ये सप्लाई बनेगी? ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इस पार्ट के लिए वैलिड है? नहीं, तो भाई ये यहाँ पर सप्लाई नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास कि क्या हमारा आंसर चेंज होगा अगर मिस श्रीनिधि हैज़ टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रेमिसेस एंड नॉट हर रेजिडेंस। तो जी हाँ, माय आंसर विल बी डिफरेंट। मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा कि भाई बिजनेस की बात हो रही है, बिना कंसिडरेशन के बात हो रही है और रिलेटिव की बात हो रही है, तो सप्लाई बनेगी। रिलेटिव कैसे हुआ कि भाई नॉर्मली ब्रदर जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन क्योंकि वो डिपेंडेंट है तो ये स्पेसिफिकली रिलेटिव की डेफिनेशन में ऐड किया गया है कि डिपेंडेंट ब्रदर विल बी योर रिलेटिव, बट अब नॉर्मली योर ब्रदर विल नॉट बी योर रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस क्या क्या हुआ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे इकट्ठे हुए? हमारे पास यहाँ पर इकट्ठा हुआ बिजनेस, हमारे पास यहाँ पर हुआ रिलेटेड पार्टी डिपेंडेंट और विदाउट कंसिडरेशन। तो इन दिस केस दिस विल बी योर सप्लाई। ठीक है, आई होप अब आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपका डाउट क्लैरिफाई करूंगा। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखो, फ्रिज बेचा, फ्रिज के साथ में स्टेबलाइजर बेचा, ठीक है, एलईडी टीवी बेचा, उसके साथ आपका स्प्लिट एसी बेचा, स्प्लिट एसी के साथ में स्टेबलाइजर बेचा।
ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली इन द सेम। ओके, यानी कि एक बड़ा सा इनवॉइस है, इन सब में इन सारे आइटम्स के प्राइस अलग से लिखे हुए हैं, जिनको टोटल करके इन्होंने बिल बनाया। ठीक है। अकबर रिटेल स्टोर हैज़ गिवन अ सिंगल चेक ऑफ 1 लाख रुपए, इस टोटल बिल के इसने 1 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक है। फॉर ऑल द आइटम्स एज अ कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस। अब मैं बताता हूं आपको यहां पर कितने सारे ट्रैप्स थे। देखो, पहली बात तो इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस को लिखने के लिए कंपोजिट वर्ड यूज कर दिया, जो कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन और एक इंडिकेशन क्रिएट करेगा कि यार ये कंपोजिट सप्लाई की बात हो रही है, जबकि इन्होंने सिर्फ एक अलग से कंपोजिट डिस्काउंट, यानी कि भाई ये सब एक एक इंडिविजुअल आइटम लिखी गई, उसको टोटल किया गया, उस पे जैसे आप करते हो ना, आप सामान लेने जाते हो कोई भी, तो आप एंड में 3-4 चीज़ें ले ली, तो आप बोलते हो यार 4 चीज़ें ले ली, थोड़ा डिस्काउंट दे दे, तो वो टोटल अमाउंट के ऊपर वो उसने 10,000 का मान लो डिस्काउंट दे दिया, लेट सपोज। ठीक है। तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस बोला है। ये कोई लीगल लैंग्वेज नहीं है, ये एक नॉर्मल इंग्लिश है जो इन्होंने यूज़ करी है यहाँ पर, कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है। तो आपके साथ गलती क्या होती है एग्जाम में, अगर आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे हो या फिर थोड़ा स्ट्रेस में हो, तो फटाफट आप बस ये कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस देखोगे और आप सोचोगे कंपोजिट सप्लाई की बात हो रही है, तो भाई क्वेश्चन में बाकी आइटम्स भी ऐसे ही इसको कोरोबोरेट करने के लिए दी हुई है। जैसे रेफ्रिजरेटर के साथ आपने देखा होगा स्टेबलाइजर आता है, एसी के साथ स्टेबलाइजर आता है, तो टेक्निकली आपको देख के लगेगा कि यार ये कंपोजिट और ये एक अलग से इसका अलग रेट, तो इस पे 18, इस पे 28 और इस पे 12 मैं लगा देता हूं, ये हो गया मेरा आंसर। दैट वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो भाई यहां पर देखो, सब साफ बोल दिया कि भाई हर आइटम अलग से मेंशन्ड है। वो मिक्स सप्लाई कब बनती, पहली बात तो मिक्स्ड सप्लाई कब बनती, जब आपका इस पूरी अमाउंट के लिए आपको कुछ ना दिया होता, आपको बोलते कि भाई 1 लाख रुपए में आपको ये बंडल मिल रहा है और ले लो, तो यहां पर मैं कहता कि मिक्स सप्लाई है और मैं हाईएस्ट रेट लगा देता। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से इस चीज को देखा जाए तो यहां पर सीधी सी बात है, ना कंपोजिट लगेगा ना मिक्स लगेगा, यहां पर हर एक चीज का अलग अलग करके अमाउंट आपको दिया गया है, हर आइटम पे जो रिस्पेक्टिव जीएसटी है वो यहां पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है। आंसर हम देखते हैं किस तरीके से किया इन्होंने। देखो, साफ साफ इनाम यहां इन्होंने बोल दिया कि भाई सप्लाई ऑफ दिस गुड्स इज देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स विच आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट्स। तो यहां पर क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने, छोटे से मैं आंसर कर दिया। देखो, इन द गिवन केस द आइटम सप्लाइड बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब यार ठीक है, एक बार को यहां पर जो इन्होंने एक बिल बनाया, ठीक है, अगर ये 2 आइटमें लिखी होती तो शायद एक बार को हम एक कंसिडर करते कि भाई इन दोनों को हम नेचुरली बंडल करते हैं, स्टेबलाइजर फ्रिज के साथ मिलता है, चलो एक बार को, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं, क्या ये एक साथ आपस में नेचुरली बंडल्ड है? क्या जिसको फ्रिज चाहिए उसको टीवी भी चाहिए, या फिर क्या जिसको फ्रिज और टीवी चाहिए उसको एसी भी चाहिए, हो सकता है उसको कूलर चाहिए हो, मतलब ये एक नेचुरली बंडल्ड चीज़ें नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिट से भी आउट हो गया, और क्योंकि इन सब का एक रेट चार्ज नहीं हुआ है, एक रेट का मतलब क्या है कि आपको फिर फ्रिज का प्राइस नहीं बताएंगे, आपको स्टेबलाइजर का प्राइस नहीं बताएंगे, हम आपको बोलेंगे कि भाई 1 लाख रुपए में ये 5 चीज़ें मिल रही है, ले लो, तो वो होती है मिक्स सप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हर एक का इंडिविजुअल अपना अपना प्राइस यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, वो आपके यहाँ पर लग के चलेगा। ठीक है। तो बेसिकली इन ट्रैप्स को इग्नोर करना है। जो क्वेश्चन में ये चीज़ें दी गई हैं आपको कि कंपोजिट डिस्काउंट लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया कि भाई कंपोजिट सप्लाई बना दो, ठीक है, या टोटल प्राइस देके उसके ऊपर आपको कंफ्यूज कर दिया कि भाई मिक्स सप्लाई बना दो, तो ना मिक्स बनेगा ना कंपोजिट बनेगा, हर एक का अलग अलग रेट है, हर एक चीज़ अलग अलग मेंशन्ड है इनवॉइस में। हम उस बात पे ध्यान देंगे और उस बात के बेसिस पे ये नॉर्मल सप्लाई है, इसके ऊपर इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव रेट यहाँ पर लगेगा। ठीक है। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at rupees 30 each to Makhija gift shop in Punjab. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottles, and a packet of toy balloons.
डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखो यार, इन्होंने क्या बोला है, देखो पैकेज बेचा 30 रुपये का, इन्होंने क्या आपको चॉकलेट का प्राइस बोला, फ्रूट का प्राइस बोला, या टॉय का प्राइस बोला अलग से? नहीं। क्या इनवॉइस में अलग से मेंशन्ड है? नहीं। वो पैकेज बेच रहे हैं, इनवॉइस में पैकेज मेंशन्ड होगा, ठीक है, असॉर्टेड पैकेज, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो उस पैकेज का प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जीएसटी कैसे लगाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ये नेचुरली बंडल भी नहीं है कि भाई चॉकलेट के साथ फ्रूट जूस कौन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट रेट आएगा, जो कि चॉकलेट का रेट है, दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द एंटायर पैकेज। दिस इज द केस ऑफ मिक्स सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा इन एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर हैवी स्टील मशीनरी, ठीक है। हैवी स्टील, फैक्ट्स को ध्यान रखते हुए चलना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर हैवी स्टील मशीनरी, ये सर्विस वो प्रोवाइड कराते हैं। फॉर द कैरिंग आउट रिपेयर वर्क सेंड्स इज कंटेनर ट्रक इक्विप्ड विद आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, टूल्स, पार्ट्स एक्सेट्रा। अब देखो, बड़ी मशीनरीज के ऊपर काम हो रहा है, तो मशीनरी आप तक नहीं आएगी, आपको मशीनरी तक जाना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो आप अपना एक ट्रक भेजते हो जिसके अंदर आपके रिपेयर इक्विपमेंट हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, टूल्स हैं, पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फ्रॉम हरियाणा वर्कशॉप टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर्स, ठीक है, इसके अपने खुद के जो रिपेयरिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर भेजा जा रहा है। Registered under GST law, located in other states across India where the client's machinery are being brought and are being repaired। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, हरियाणा का बंदा है, जिस जिस स्टेट में वो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उन स्टेट्स में अपना एक यहाँ से ट्रक भेजता है, वहाँ पर उसके ब्रांचेज में एक तरह से वो ट्रक्स जाते हैं, रिपेयर के इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, सारी चीज़ें जाती हैं, और वहाँ पर उन्हीं के शहर में उन मशीनरीज़ को फिर ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर यह पूछा है कि भाई लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी बताओ ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स के बारे में बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर्स लोकेटेड इन अदर स्टेट अक्रॉस इंडिया। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली ट्रक्स की बात की है, इसके अलावा जो सारी चीज़ें थी वो इररेलीवेंट थी। अगर मैं रेलिवेंट बात बताऊँ तो क्या है, इन्होंने यहाँ पर ट्रक्स के बारे में पूछा है, इन्होंने फालतू की कहानियां बना दी कि भाई वहाँ रिपेयर करते हैं, वहाँ पर ये करते हैं। मेनली बताऊँ इस क्वेश्चन के अंदर क्रक्स क्या पूछा हुआ है कि भाई मैं अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे एक ट्रक भेज रहा हूँ अपना सामान भर के, क्या ट्रक के ऊपर कोई जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर ये बनता है कि भाई पहले तो शेड्यूल आपका जो नॉर्मल डीम्ड डिस्टिंक्ट वाला पार्ट है वो कवर कर दिया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 बता दिया उसके साथ, क्योंकि हम दोनों को एक साथ बात करते हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट क्या होता है और शेड्यूल 1 में क्या होता है, कि कंसिडरेशन ना भी हो तो सप्लाई मान ली जाएगी अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में हो रही है तो वो यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया। लेकिन हाउ एवर ये चीज़ सीबीआईसी ने अपने सर्कुलर में क्लैरिफाई किया हुआ है कि अगर आप कोई भी चीज़, जैसे कन्वेंस है, किसी भी टाइप का ट्रक है, कोई आपको गुड्स कैरी करने के लिए, पैसेंजर कैरी करने के लिए, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए, देखो स्पेसिफिकली सर्कुलर में ये चीज़ बोली गई है, तो उस केस में इन चीज़ों के ऊपर आपका जो है जीएसटी नहीं लगेगा उसको। तो भाई 10 इन द गिवन केस द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन हरियाणा टू इट्स रिपेयर सेंटर्स लोकेटेड इन अदर स्टेट्स इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, अगर वो उस ट्रक में लोड करके कुछ गुड्स भेजते आगे बेचने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है हरियाणा के अंदर इनकी ब्रांच और ये है दिल्ली के अंदर, इसको अलग और आसान भाषा में समझाता हूँ मैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ट्रक है इसमें बहुत सारे गुड्स लोड किए, ठीक है, ये गुड्स हैं इसके ऊपर, समझ लो, एज्यूम कर लो गुड्स लोड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या दिल्ली में जो गुड्स पहुँचे तो क्या गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा? तो जी हाँ, उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट माना जाएगा। बट जो ट्रक उस गुड्स को लेके जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? तो वो उसके ऊपर नहीं लगेगा, स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया गया कि उस पर नहीं लगेगा। अब वो चाहे वहाँ पर रिपेयर का सामान लेके जा रहे हैं, आगे रिपेयर करने के लिए गुड्स लेके जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, ट्रक एक अलग चीज़ है। तो सिर्फ एक ट्रक की बात करूँ, कन्वेंस की मैं बेसिकली बात करूँ, तो उसको हम डीम्ड डिस्टिंक्ट के केस में जीएसटी में नहीं लेके आएंगे, उस पर उसको सप्लाई ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे, ठीक है।
तो ये एक बेसिक क्रक्स था इसका, फालतू चीज़ें सब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दी गई थी, जो कि आपको आगे भी मिलेंगी। तो बेसिकली जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो लास्ट की जो लाइन है ना कि इसमें किस कंटेक्स्ट में क्या पूछा गया है उस पर ज़रूर ध्यान देना। आपके साथ गलती ये हो सकती थी एग्जाम के अंदर कि आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में सोचने लगते कि यार इसका मैं क्या करूँगा, पूछा ही नहीं है उसके बारे में, भाई ट्रक की बात हो रही है, ठीक है, वो सारी कहानी बनाई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये किस बारे में, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। सरवना एंड सन्स विशेज टू स्टार्ट सप्लाइंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government for selling liquor for the state government has charged specified fees from it. तो बेसिकली क्या होता है, जो ठेका, शराब का जब ठेका लिया जाता है तो लाइसेंस फीस जो है गवर्नमेंट को दी जाती है, ठीक है। तो बदले में गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है कि भाई हाँ ठीक है, इस पीरियड के लिए आप अपना शराब का जो बिजनेस है वो रन कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो पैसा गवर्नमेंट ने चार्ज किया, तो भाई एग्जामिन वेदर द ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सरवना एंड सन्स क्वालिफाइज एज सप्लाई। तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? तो द आंसर इज यहां पर नो, क्योंकि यहाँ पर इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि ये जो एल्कोहलिक लिकर वाली जो चीज़ें हैं इसको जीएसटी से ही बाहर रखा गया है। लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन नोटिफाइड टू बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई, इसको स्पेसिफिकली नोटिफाई किया गया है कि ये ना सप्लाई बनेगी ना ये गुड्स बनेगी, ठीक है। इसको एक तरह से जैसे वरदान प्राप्त था कि भाई ना इसको सप्लाई माना जाएगा और ना ही इसको गुड्स माना जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, इसको मत छेड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको आंसर करना है। तो भाई ये हुए हमारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देखो हमने जो पूरी सप्लाई का सेक्शन 7 की डेफिनेशन थी उनको भी क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिया, शेड्यूल 2 को भी कवर कर लिया, शेड्यूल 1 को भी कवर कर लिया, ठीक है। मिक्स सप्लाई एंड कॉम्पोजिट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया। तो मोटा मोटा आपका देखा जाए तो भाई 80% ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड हेयर। स्टिल कुछ कॉन्सेप्ट रह गया है तो आप रिवीजन वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।